जो पीरियोडिक टेबल हम फॉलो करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है इस तरीके से। यहाँ है एस ब्लॉक, फिर है डी ब्लॉक, फिर है पी ब्लॉक और फिर है एफ ब्लॉक, जिसको हमने क्वांटम नंबर से रिलेट भी किया था। टोटल 7 पीरियड्स, तो 7 शेल्स, 1 2 3 4 5 6 7। एस ब्लॉक में मैंने आपको बताया था क्योंकि एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल हो सकते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक में आपको 2 रोज मिलेंगी। पहला जो है उसको ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप 1। दिस ग्रुप 1 इज कॉल्ड एल्किली मेटल्स एंड सेकेंड जो है दिस इज ग्रुप 2 और इसको हम बोलते हैं एल्कलिन अर्थ मेटल्स। ठीक है, कौन कौन है एल्कली मेटल्स में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। जिसका आप निमोनिक के फॉर्म में याद कर सकते हो है लीना की रुबीना से फरियाद, राइट। एच है लीना, LINNA, लिथियम एंड सोडियम, लीना। पोटेशियम की रुबिडियम, रुबीना। CS सीजियम से और FR फ्रेंशियम फरियाद। ठीक है, दिस इज ग्रुप 1 एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स। बेस्ट मेटल्स, लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है, सबसे बड़े हैं साइज में। अलोंग द पीरियड आप पढ़ते हो कि साइज डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला साइज प्लेस्ड है। अलोंग द पीरियड जब आप जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा। सेकेंड इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट। इससे हम इसको याद रख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। उसके बाद हमारे पास बॉटम से आप शुरू करोगे, बॉटम से 4 लाइंस जो हैं वो 4 सीरीज हैं डी ब्लॉक की। ठीक है, जैसे हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल में किया था, फर्स्ट शेल में 1s, सेकेंड में 2s एंड 2p, थर्ड शेल में 3s 3p एंड 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f। तो ये जो 3d है थर्ड शेल से शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो थर्ड शेल तो हमारी ये है, लेकिन थर्ड शेल में सिर्फ आपको 3s और 3p मिलेगा क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। N+L रूल से मैंने आपको बताया था कि 3d क्या होता है, 3d है N is equal to 3, L is equal to 2, तो टोटल 5। लेकिन 4s क्या है, N is equal to 4 और L is equal to 0, टोटल 4। तो 3D का N+L ज्यादा होने की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है और इसी वजह से वो बाद में फिल होता है। 4s पहले फिल होता है, 3D बाद में फिल होता है। ठीक है, तो वही फिलिंग पीरियोडिक टेबल में है। यहाँ पर 1s 2s, उसके बाद ये वाले 10, आपको याद है डी ब्लॉक, जो डी ऑर्बिटल है उसमें डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम हम उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये 3D सीरीज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा डी ब्लॉक है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से पी में आपके पास 3 ऑर्बिटल या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, इसीलिए पी में है आपके पास 6 रोज, 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ है आपके पास पी ब्लॉक में
देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, 30 तक तो एलिमेंट्स वैसे ही सीक्वेंस में याद करने हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, potassium, calcium. This is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. अगर आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स याद होंगे तो कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है, कौन से पीरियड में है, कौन सी शेल में है, ठीक है, या कौन से ग्रुप में है, वो सब आपको पता लग जाएगा। वो आपको सिर्फ एलिमेंट्स याद करने, बाकी अल्टीमेटली आप निकाल सकते हो उनकी पोजीशन अगर पता हो। ठीक है, तो 30 तक तो ये हो जाते हैं। ये एस डॉक हमने कर लिया, ये डी में इतने कर लो इनिशियली, फिर धीरे धीरे बाकी भी आप कर सकते हो। लेकिन पी पूरा कर लो, क्योंकि पी के एलिमेंट्स आपको काफी यूज होते रहेंगे आपकी प्रॉपर्टीज में और क्वेश्चंस में भी। डी वाला थोड़ा कम यूज होगा। तो यहाँ पर है हीलियम। यहाँ से शुरू करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। इसको याद रखते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं। ठीक है, देन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, प्लेरोवियम। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स फटाफट से। देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी मिले। देन ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलूरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम, उससे टेपोलवी। Then fluorine, chlorine, bromine, iodine, एस्टेटीन एंड टेनिसीन। फिर कल बाहर आई आंटी टेरेस पे। देन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिजॉन। टीना, नीना और करीना एक्स्ट्रा रंगीन, ओ माय गॉड। ठीक है, तो पहले मैं एस और पी के जो एलिमेंट्स के निमोनिक्स हैं वो फटाफट लिख देती हूँ, आप भी साथ में फटाफट कॉपी कर लो ताकि एस और पी आपको पूरा याद हो जाए और 21 to 30 याद हो जाए जो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन वाज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है। लीना, बीना ही रुबीना से पर्याप्त। राइट, ये आ गया आपका ग्रुप 1। फिर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर व राशि। लिखो फटाफट से, फिर मैं पी ब्लॉक के लिखती हूँ। डन, आई होप, नहीं तो अपने फ्रेंड से लिख लेना या रिकॉर्डेड क्लास में लिख लेना। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक का। ठीक है, वो एस ब्लॉक का था, ये पी ब्लॉक का है। दिस वाज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड दे बिलोंग टू एस ब्लॉक।
ठीक है। फिर ये पी ब्लॉक के लिए सबसे पहले ग्रुप 13, ठीक है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। दिस इज बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। नहीं, लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रिसेंट ईयर्स में ही ऐड हुए हैं, तो वो भी आपको लास्ट वाले एलिमेंट्स का नाम, निहोनियम, मॉस्कोवियम, ऑर्गेनोसॉन, ये सारे याद रखने हैं। Then is group 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, प्लेरोवियम। ठीक है। केमिस्ट्री, सर गिब्स, संति, प्रॉब्लम्स, फटाफट से। ठीक है, दिस इज ग्रुप 14। देन इज ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। ठीक है, which is नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी को मिले। ठीक है। Then is group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, livermorium। इसका सबसे आसान है, उससे टेपो लवी। ठीक है, टेपना मीन्स चीटिंग करना। ओके, उससे टेपो लवी, फिनिश इट फास्ट। फिर ग्रुप 17 और 18 का बताती हूँ। इसमें जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, तो जनरली हम उनको ट्रेंड्स में नहीं स्टडी करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। नीट जेई एग्जाम दोगे तो पी ब्लॉक आएगा, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। और फिर अभी जो करंट चैप्टर है उसमें तो ऑब्वियसली वो किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन और साइज या आयनाइजेशन वॉट वो पूछ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर हम मूव करते हैं ग्रुप 17 एंड 18 पे। तो जो ग्रुप 17 है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनिसीन। ठीक है। फिर कल, कल में सीएल में से वही लिख लो, बाहर आई आंटी टेरेस पे। ठीक है। और जो ग्रुप 18 है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसॉन, ओजी। ठीक है, हीना, मीना और करीना, एक्स्ट्रा, रंगीन, ओ माय गॉड, ओएमजी। ठीक है, ओजी उसका सिंबल है।
डन। इसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बोला था कि वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए या आपको थ्रू आउट यूज होती रहेगी, और जिसमें दो कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जिसमें है साइंस टीचर बेचारी करे मेहनत, फिर कोई नहीं क्यों जाने। ठीक है, साइंस टीचर बेचारी करे मेहनत, फिर कोई नहीं क्यों जाने। और इसमें एक्सेप्शन थी क्रोमियम और कॉपर की। क्रोमियम वाज आर्गन 3d5 4s1 and copper is argon 3d10 4s1। बाकी नॉर्मल अपने चलते रहे। ठीक है। अच्छा, अब डी ब्लॉक में वैसे तो आप सारे एलिमेंट्स ही याद कर सकते हो, मगर सबसे पहले जो आपको याद होने चाहिए वो है सबसे पॉपुलर वाले, जिसमें जैसे ये जिंक है। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड कॉपरनीशियम। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपरनीशियम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं कि इस साइड इसके मेटल्स हैं, यहाँ को मेटल्स है। पी ब्लॉक आपने पढ़ा होगा, अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सब होते हैं। लेकिन जो इसका एक्सट्रीम वाला एंड है, इस साइड इसमें नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आता है डी ब्लॉक, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। बट ये मैंने लाइन यहां तक इसीलिए लगाई कि जो जिंक, कैडमियम, मर्करी है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है कि जिसकी डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। मतलब डी में 5 ऑर्बिटल्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अगर 10 नहीं होने चाहिए, लेकिन जिंक में क्या होता है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव इसकी होती है, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकाल दे, तब भी उसके डी में 10 रहते हैं हमेशा। तो ये पूरी लाइन ऐसे बिहेव करती है, जिसके पास ग्राउंड स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में डी में 10 रहते हैं, वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं रहती है। इसीलिए जिंक, कैडमियम, मर्करी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। इसके पीछे आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, और यहां पर राइट्रा। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को हम कॉइनेज एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में इनके कॉइन्स बना करते थे। ठीक है, तो कॉइनेज एलिमेंट्स, तो ये साथ में आप याद रखोगे। जिंक, कैडमियम, मर्करी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कॉइनेज एलिमेंट्स है। जो डी की प्रॉपर्टीज वैसे आप पढ़ते हो, वो आप अलोंग द पीरियड ही पढ़ोगे, डाउन द ग्रुप उनको नहीं पढ़ा जाता है, वो सीरीज के फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज हो सकते हैं, क्योंकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रहती है। इसके पीछे है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन तीनों की अलग अलग है। जनरली आप क्या देखते हो, जनरली आपका ये रहता है कि जैसे अगर कोई ग्रुप 1 है, तो उसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता।
सबके पास NS में 1 होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब में +1 चार्ज वो शो करते हैं। ठीक है। ग्रुप 2 की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो NS2 होगा और उसका +2 चार्ज होगा। ठीक है। फिर ग्रुप 13 बोरोन की फैमिली, उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सपेक्टेड है +3 चार्ज। ठीक है। लेकिन एक वर्ड आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पुअर शील्डिंग की वजह से जो ग्रुप 13 है, ऊपर वाले एलिमेंट्स तो +3 शो करते हैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट +1 शो करते हैं, क्योंकि डी एंड एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जो इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 है, तो उसकी वजह से ये NS वाले इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें कहता है कि जैसे सपोज करो आपके पास एक एलिमेंट है फॉस्फोरस, जिसकी लास्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p3। ठीक है। तो टोटल इसके पास 3 शेल्स हैं, और लास्ट शेल में 3s में 2 है और 3p में 3 है। और इसी की फैमिली का एक और मेंबर है बिस्मथ, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट शेल की 6s2 6p3। 1 2 3 4 5 और 6, 6s2 and 6p3। राइट। तो क्या होगा कि यहां पर कौन कौन फिल्ड है, 1s फिल्ड है, 2s फिल्ड है और 2p फिल्ड है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी शेल में S P D F सब फिल होती है। ठीक है। अब जो S और P ऑर्बिटल है वो छोटा होता है साइज, उसको छोटी जगह को शील्ड करना होता है। जैसे कि यहाँ सिर्फ S है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स S के इस शेल में घूम घूम के इस सेंटर वाले पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकलने नहीं दे। वो होते हैं शील्डिंग, कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर नहीं निकलने दूंगा, मैं शील्ड करूंगा कि बाहर वाले बचे रहें। ठीक है। इसके इफेक्ट से बचे रहे, कंप्लीटली तो नहीं बच सकते। अगर कंप्लीटली बच गए तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये अच्छी शील्डिंग शो करते हैं कौन, S and P orbitals show good shielding effect, good shielding effect, and D and F orbitals show poor shielding effect. Poor shielding effect. क्यों? क्योंकि S and P छोटे छोटे ऑर्बिटल्स हैं, छोटी जगह है, अच्छी शील्डिंग होती है। D and F बड़े बड़े ऑर्बिटल्स हैं, वो नहीं अच्छे से शो कर पाते। तो क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को पूरा अच्छे से शील्ड किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो सकते हैं, आयनाइज हो सकते हैं। वैसे तो कोवलेंट नेचर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने का कोई मतलब नहीं बनता, पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, इसीलिए फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है। लेकिन बिस्मथ पे टाइम पे क्या है, ये जो 1s है ये अपना अच्छा काम कर रहा है, S और P हमेशा अच्छा काम करते हैं, अच्छी शील्डिंग करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि कंपैरेटिव टू फॉस्फोरस, बिस्मथ का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है। उसकी वजह से क्या होगा कि इन S और P की अच्छी शील्डिंग के बावजूद ये पॉजिटिव चार्ज बाहर तक पहुंच पाता है, क्योंकि उसको पता है आगे तो D and F ऑर्बिटल्स हैं, वो तो अच्छी शील्डिंग शो नहीं करते, तो वो यहां से बाहर आराम से निकल सकता है, एक बार वो S और P की शील्डिंग को क्रॉस कर दे तो।
तो जब ये पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, इसको सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? एस के 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और अब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कैनॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। और ये क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं इनर्ट। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनरिएक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको अट्रैक्ट कर लिया किसने? न्यूक्लियस ने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ने। क्यों? क्योंकि एस और पी तो शील्डिंग कर रहे थे, डी एंड एफ पुअर शील्डिंग कर रहा था, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर पहुंच गया। तो वी कैन से डी एंड एफ की पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस इस एस के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ कि एस एंड पी को थोड़ा सा एरिया, क्योंकि उनका छोटा साइज है, छोटे ऑर्बिटल है, एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, पी डम्बल है, तो वो अच्छे से शील्डिंग करते हैं। लेकिन डी ऑर्बिटल, डी का मतलब ही डिफ्यूज्ड है। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड, एफ स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। तो डी एंड एफ वो पुअर शील्डिंग शो करते हैं, वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज बाहर तक जाके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैं आपको बता रही थी कि ग्रुप 13 वैसे +3 शो करना चाहता है, नीचे जाते हुए +1 भी शो करता है। कौन करेगा? जैसे यहाँ पर ये तो नाइट्रोजन, सॉरी ग्रुप 13 है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो जब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो +3 शो करता है, लेकिन जब थैलियम के कंपाउंड्स आप देखोगे वो +1 में देखोगे। ठीक है, सिमिलरली ग्रुप 14 जो है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कौन है आपके पास? कार्बन, सिलिकॉन, ये सारे 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। हम पढ़ते हैं कार्बन टेट्राहेड्रल है, टेट्रावेलेंट है, 4 उसकी वैलेंसी है, 4 बॉन्ड को बनाता है। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। अब जैसे हमने केमिकल, आपने केमिकल बॉन्डिंग अभी नहीं किया होगा, पर जैसे होता है किसी भी एलिमेंट की जो बॉन्डिंग रहती है, ये मैंने शायद पहले भी बताया हो कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करता है? उनको लूज करता है और पॉजिटिव चार्ज बनाता है। 4 वाला क्या करता है? शेयर करता है। और अगर किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 वाला क्या करेगा? 5 लूज तो नहीं कर सकता, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ये 2 गेन करता है, ये 1 गेन करता है। तो इनकी जो नॉर्मल वैलेंसी है वो इस पे डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे हमेशा गेन ही करते रहेंगे। डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो, आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, साइज बढ़ेगा। ठीक है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन कम होती है। अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना इजी होता है। दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। ये जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड हैं, लेकिन बिस्मथ मेटल है। नीचे जाते हुए मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है वो मैंने आपको बताया। साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना इजी होगा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी, और मेटालिक कैरेक्टर हाई हो जाएगा। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा उतना ज्यादा वो मेटालिक होता है। ठीक है,
फिर ग्रुप 16 में यही चीज आप फिर देखोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है, लिवर्मोरियम. First two are non-metals. These two are metalloids. And last two are metals, but they are radioactive. So radioactive elements को हम consider नहीं करते अपने ट्रेंड में, ठीक है. लेकिन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा और इसका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा. समझे? ठीक है. अब ग्रुप 17. ग्रुप 17 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है. क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनिसीन, ठीक है. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन की हाईएस्ट है, डाउन द ग्रुप कम होती रहती है. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है कि क्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन. -1 इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन देखो पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली होने के बावजूद ये +1, +3, +5, +7 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. आप अगले चैप्टर में कंपाउंड्स पढ़ोगे. जैसे HCl है तो Cl -1 हो गया, ClF है तो यहाँ Cl पे +1 होगा, क्योंकि क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है. तो क्लोरीन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव. ClF3 में ये +3 है, BrF5 में ये +5 है, IF7 में ये +7 है. तो ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली है सबसे ज्यादा और -1 उनके ऊपर चार्ज है तो सिर्फ -1 ही शो कर सकते हैं, ठीक है. वो प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ते हो. और ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस बोलते हैं, क्योंकि उनकी लास्ट शेल कंप्लीट है. तो इन सबके यही मकसद होता है कि बस फुली फिल्ड शेल मिल जाए हमें, और वो उनको मिली होती है ऑलरेडी, तो वो कंबाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है. फिर देखो 4 प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं. एक एटॉमिक साइज ट्रेंड्स में, एक आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. और एंड में जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो यही मेटल्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं, और मेटल्स लेफ्ट में होते हैं, नॉन मेटल्स राइट में होते हैं. तो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों की बहुत रिएक्टिव होती है. एटॉमिक साइज से शुरू करें तो 2 तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, एक अलोंग द पीरियड और एक डाउन द ग्रुप, ठीक है. कि अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज पे क्या फर्क पड़ता है, वो डिक्रीज होता है, ठीक है. और अगर डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है, ठीक है. ये ट्रेंड पता है सबको? रेज योर हैंड्स इफ यू नो दिस. ये ट्रेंड पता है ना? ठीक है. इसका रीजन किसको पता है? कौन मुझे बताएगा? वो इज मनजोत फ्रॉम मेडिकल
आप मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों है? ये होता है, अच्छी बात है, पर क्यों होता है? मेडिकल में मंजूर आई है। ओके। महक, इज महक देयर? कम फॉरवर्ड बेटा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, जितना आता है जो आता है वो तो बताओ। अपना माइक अनम्यूट कर लेना और फिर बताना मुझे कि अलोंग द पीरियड साइज क्यों कम होता है और डाउन द ग्रुप साइज क्यों इंक्रीज होता है। बोलो, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस बिकॉज। अच्छा, डाउन द ग्रुप का आता है, डाउन द ग्रुप साइज क्यों इंक्रीज होता है? नहीं पता? ओके। एलिमेंट्स का नाम पता है? कहाँ तक आते, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं सीक्वेंस में, रैंडम नहीं? एटॉमिक नंबर्स याद किए हैं? बताओ। 10 तक याद है? 20 तक याद है? 30 तक याद करने हैं, 30 तक एटलीस्ट। ठीक है, निमोनिक लिखे जो मैंने लिखवाए? ठीक है, मैं आपका नाम याद रखूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगी कितने एलिमेंट्स लर्न किए। ठीक है, चलो बैठो। अच्छा, अब सुनो बेटा, अलोंग क्या रहता है, साइज क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि देखो, हम कुछ एलिमेंट्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इन सब के पास दो दो शेल्स हैं। ठीक है, ये है 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5। ठीक है, शेल्स का नंबर सेम है, सेकेंड शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। यहाँ दिखाती हूँ कि जैसे लिथियम है तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है। ठीक है, ये लिथियम है। ये बेरिलियम है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है। और ये बोरोन है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल। ठीक है, इसमें क्या फर्क है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो यहाँ +3 चार्ज है। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इसमें +4 चार्ज है। और बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो इसमें +5 चार्ज, चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, सबकी फर्स्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में इसमें एक है, इसमें दो है और इसमें 3। ठीक है, अब इसको हमेशा ना मैग्नेट और आयरन की तरह सोचते हैं। जैसे सोचो, ये जो न्यूक्लियस है ये आपका मैग्नेट है, एक बड़ा वीक सा मैग्नेट है, एक उससे स्ट्रांग है, एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है। लेकिन उस मैग्नेट और आयरन के बीच का डिस्टेंस आप सेम रख रहे हो, तो आप खुद सोचो कौन सा मैग्नेट आयरन नेल्स को जल्दी खींचेगा? अगर डिस्टेंस सेम है और मैग्नेट की स्ट्रेंथ अगर किसी की ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो जोर से खींचेगा। आप ट्राई करना घर पे, फिर चाहे वो एक आयरन नेल हो, चाहे वो 3 आयरन नेल हो, चाहे वो 10 हो, अगर सेम डिस्टेंस पे आप रखे वो सबको एकदम से खींचेगा अगर मैग्नेट स्ट्रांग है। अगर मैग्नेट की स्ट्रेंथ ही कम है तो चाहे एक आयरन नेल है चाहे 10 है, उसको फिर फर्क नहीं पड़ता, वो खींच ही नहीं पाएगा उतनी जोर से। तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि इतने से डिस्टेंस से बड़ी जल्दी से इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है।
एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स खींच के अंदर को जाएंगे तो वो साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइज हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस से लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है। तो जब वो खिंच गए अंदर आ गए तो साइज छोटा हो जाएगा। ये थोड़ा स्ट्रेंथ में कम है तो ये उतना नहीं खींच पाएगा, थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। और ये वाला, ये तो वीकेस्ट है इन सब में, तो इसके साइज में तो खास फर्क नहीं होता है। तो क्योंकि जो शेल का नंबर है वो सेम है, मगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है विद एटॉमिक नंबर। इस वजह से अलोंग द पीरियड जब आप जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर से अंदर को खींचेंगे और साइज छोटा हो जाएगा। समझ आया इसको? मतलब ये समझ आया आपको? ठीक है। नहीं समझ आया तो अभी भी पूछ लो, फिर मेरे पास नेम्स की लिस्ट है, मैं याद रखूंगी नेक्स्ट टाइम। मैंने मैक का नाम पहले ही फीड कर लिया है। पक्का समझ आया सबको? नॉन मेडिकल बताना जरा। नॉन मेडिकल में आप मेडिकल में हो क्या? अच्छा यहाँ तो इसमें मेडिकल आ रहा है और लिस्ट में आप नॉन मेडिकल के आ रहे हो, कुछ अगला बदलिए। एनीवेज, तो ये हो गया आपका साइज का। ठीक है, अब ये था अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप सिंपल है बेटे, डाउन द ग्रुप शेल ऐड होती रहती है। जैसे लिथियम के पास हमने किया 2 शेल्स हैं, ठीक है। सोडियम के पास 3 शेल्स होती हैं। पोटेशियम के पास 4 शेल्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसे साइज बढ़ता रहता है क्योंकि शेल बढ़ती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ रहा। ऑब्वियसली इसके पास तो 3 प्रोटॉन्स हैं, इसके पास 11 प्रोटॉन है, इसके पास 18 प्रोटॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर भी बढ़ रहा है, मगर यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग शेल है दैट डोमिनेट्स, वो भारी पड़ जाता है rather than इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो जब अलोंग द पीरियड जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है, और जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो ये एडिशन ऑफ शेल का जो फैक्टर है ये डोमिनेट कर जाता है। ठीक है, ये है आपका एटॉमिक साइज के लिए। फिर आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इट इज एनर्जी required to remove most loosely bound electron from isolated gaseous atom। अब इसका हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं डेफिनेशन को इतना वो नहीं देती, पर इसमें आपको डेफिनेशन के ऊपर भी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन। तो सबसे पहले मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ? लास्ट शेल वाला, जो वेलेंट शेल इलेक्ट्रॉन है वो हुआ मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसोलेटेड का क्या मतलब हुआ? कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। गैशियस मतलब सॉलिड या लिक्विड स्टेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो गैशियस स्टेट में लूंगी, और जो उसका सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो निकालूंगी
और वो किसी के साथ ऑलरेडी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होना चाहिए। जब इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये बनेगा Na2 पॉजिटिव। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये फुली फिल रहेगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो इसमें जो एंथैल्पी लगेगी वो बहुत हाई होगी क्योंकि वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल से निकल गई है। इन जनरल भी कोई भी अगर एलिमेंट है आप उसका जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो उसमें जितनी भी एनर्जी लगती है उससे ज्यादा लगती है सेकंड के लिए और उससे ज्यादा लगती है थर्ड के लिए। ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो जो भी वैल्यू होगी जितनी भी इसके लिए होगी उससे ज्यादा इसमें लगेगी उससे ज्यादा इसमें। ये क्यों होता है? एल्यूमिनियम 13 पॉजिटिव 13 नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव तो उतना ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस और जोर से अंदर को खींचेगा कि अब तो मुझे 12 को ही खींचना है, तो वो और जोर से पकड़ा जाएगा। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स में से जो बहुत टाइटली हेल्ड है 13 पॉजिटिव चार्ज से उसको निकालना हो तो और ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, और फिर वो बन जाएगा 13 पॉजिटिव एंड 11 नेगेटिव। अब 13 पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ 11 नेगेटिव चार्ज को जब खींचना है तो और ज्यादा स्ट्रांगली वो खींच पाएंगे, इसीलिए और एक निकालना हो इलेक्ट्रॉन तो उसको और भी मुश्किल हो जाती है। तो अगर सेम एलिमेंट में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज को बोलते हैं, सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मुश्किल होती है। तो दो चीजें हैं ये, एक ये बात हो गई और दूसरी बात हो गई कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो पहला हो दूसरा हो तीसरा हो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड शेल से निकाला जाता है तो उसके लिए बहुत सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है। ठीक है, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर इसमें आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। तो पहला है साइज। किसी एटम का साइज बड़ा है और किसी एटम का छोटा है तो जो बड़ा साइज है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम हो। लेकिन जो छोटा साइज है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली हेल्ड रखेगा और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो। ठीक है, सेकेंड फैक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन या तो P6 P3 D10 D5 मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई। ठीक है, अच्छा हुज लवप्रीत कम फॉरवर्ड। मुझे कोई ऐसा एलिमेंट बताना है जिसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशंस ये जो पीरियोडिक सॉरी बोर्ड पे मैंने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी है इनसे मैच करती हो। कोई एलिमेंट मुझे बताओ।
अनम्यूट योर माइक बेटा, मैंने म्यूट किया था ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना आए। अच्छी कॉपर क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉपर की? इन चारों में से जो मैंने लिखी है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की? कॉपर क्या आप बोल रहे हो हाई है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से? नहीं पता? फिर आंसर कैसे पता है? बताया था किसी ने? कॉन्फ़िगरेशंस याद करो, 1 to 30 एलिमेंट्स याद करो। मैंने बोला, मैंने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराया था मैंने तभी आपको बोला था, अगर आप वो समझ जाते हो क्वांटम नंबर्स कॉन्फ़िगरेशन तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के 5 फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे जो सब इसी से रिलेटेड है। अगर आप पीरियोडिक टेबल एक बार अच्छे से याद कर लो, एटलीस्ट एस और पी ब्लॉक जितना मैंने आज कराया है और 21 to 30 डी ब्लॉक का उतना याद कर लोगे तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेन एलिमेंट्स वहीं से आते हैं और ऐसा भी नहीं कि सारी प्रॉब्लम। मैं अभी तो डी और एफ ब्लॉक के आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में पूरा टेबल दिया है जिनके कॉमन नेम्स भी दिए हैं। आप बैक एक्सरसाइज चेक करना, वो कॉमन नेम देके आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा अगर आपको पहले एलिमेंट्स के नॉर्मल नेम ही ना पता हो, कॉन्फ़िगरेशन 30 तक ना आती हो, एटॉमिक नंबर 30 तक ना आते हो तो ऐसे तो नहीं चलेगा। इनऑर्गेनिक का बेस है ये चैप्टर पूरा। +2 में भी आपको डी एंड एफ ब्लॉक भी आप पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे। पी ब्लॉक मैंने आपको बोला पूरा कंपटीशन में है, तो चलो कंपटीशन में तो कम से कम सीबीएसई एनसीईआरटी ये तो आपको करना है ना। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पहले तो एटॉमिक नंबर ही सुनूंगी एक एक बच्चे से, ठीक है? चलो बैठो। तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन D10 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, तो कॉपर में से। लेकिन एक और बात आपको बताऊं कि मैं यहाँ बात कर रही थी कि जिनका इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल अगर इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। कॉपर का क्या है? इट इज 3D10 4s1। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना डी सीरीज में से 21 to 30 में से, तो पहले आप 4s में से निकालते हो, फिर उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रॉन 3D में से निकाल, तो उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, फर्स्ट वाली नहीं, क्योंकि पहले 4s जितने भी 21 to 30 वाले एलिमेंट्स हैं पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s में से निकलता है, फिर 3D में से निकलता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे एटलीस्ट नाइट्रोजन फॉस्फोरस, क्योंकि ये 1 to 20 के बीच आते हैं, तो मुझे लगा था कि आपको ये तो आते होंगे। P3 and this is 3s2 3p3। तो यहाँ पर P में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई है। ठीक है, अपनी असाइनमेंट निकालो एक बार। पर अगर हैव यू गॉट द असाइनमेंट? पर मैं आपको ये कैसे करवा सकती हूँ जब आप लोगों को एटॉमिक नंबर नहीं आते? तो मैं ये चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम पहले आप एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद करें, और मैं आपको और भी फैक्टर्स बताऊंगी आयनाइजेशन एंथैल्पी के और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। आप नॉर्मल ट्रेंड एक बार नॉर्मल ट्रेंड पढ़ के आना, मैं आपको एक्सेप्शंस लिखवाऊंगी जिनमें से क्वेश्चंस आते। देखो, ट्रेंड याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, इधर को कम होता है इधर को ज्यादा होता है, वो एक नॉर्मल सी चीज है, उसमें क्वेश्चन नहीं आता, इतना जनरल नहीं देते। आपको क्वेश्चन देंगे नहीं एक्सेप्शंस पे, so you better work on exceptions, I'll make you do that। बट पहले कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर तो याद करो, तभी समझोगे ना कहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने पिछली बार सीक्वेंस आपको बताई थी, ये 1s
2s 2p, 3s 3p, 4s 3d। ये सीक्वेंस याद कर लो। कॉन्फ़िगरेशंस सीक्वेंस में 30 तक आपका हो जाएगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो होपिंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम विद लर्न एटॉमिक नंबर्स 1 to 30 एटलीस्ट। और एस और पी ब्लॉक के जो मैंने न्यूमोनिक लिखवाए उनको पढ़ना, उनको याद करना, आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। Is it